हेलो, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है सीजी कॉम्पिटिटर्स के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। लगातार जारी है महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस और आज पांचवा भाग है, पांचवा पार्ट है। आज हम देखेंगे इससे संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम हम देख रहे हैं। इसमें हम आंगनबाड़ी की सेवाएं, उद्देश्य, लाभार्थी का चयन किस प्रकार से होता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परीक्षक के कार्य, दायित्व, आंगनबाड़ी की स्वीकृति के मापदंड आदि हम बातें कर रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं पिछले क्लास में हम क्या क्या देखे थे भाई। पिछले क्लास में हमने परिचय देख चुके थे, आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के मापदंड देख चुके थे, छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है ये भी बातें कर चुके हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, सेवाएं क्या है, हितग्राही लाभार्थी कौन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पर्यवेक्षक की दायित्व एवं कार्य क्या है, ये हम बातें करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो मैंने बताया था पिछले क्लास में, आप देख पाएंगे आंगनबाड़ी का अर्थ होता है आंगन में आश्रय। क्या होता है भाई? आंगन में आश्रय या आंगन आश्रय। आईसीडीएस के अंतर्गत 1975 से जमीनी स्तर पर महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजना का संचालन ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्धारित मापदंड के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित किए जा रहे हैं और कार्य का संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, आदि अन्य पदाधिकारी आपको देखने को मिलेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के मापदंड क्या क्या थे हम बात किए थे। प्रत्येक आंगनबाड़ी जो है जनसंख्या के आधार पर स्वीकृति किए जाते हैं। एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। स्वीकृति प्रदान करेगा भारत सरकार। ठीक है, ये चीज़ आप देखे थे पिछले क्लास में। आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के कुछ मापदंड थे, ठीक है, जो प्रस्ताव में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी किस किस टाइप की देखने को मिलती है, ठीक है, जनसंख्या कितनी है, किस जनसंख्या, ठीक है, कितनी जनसंख्या पर कितनी आंगनबाड़ी है, वो सारी हम बातें किए थे। जैसे 400 से 800 तक की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोली जा सकती है। वहीं 800 से 1600 जनसंख्या तक 2 आंगनबाड़ी केंद्र खोली जा सकती है। 1600 से 2400 की जनसंख्या तक 3 आंगनबाड़ी केंद्र खोली जा सकती हैं। और वहीं पर हमने बात किए थे कि जनसंख्या अगर 2400 से अधिक हो जाती है तो 800 पर, ठीक है, प्रत्येक 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र खोली जा सकती है। आदिवासी या दुर्गम क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में 300 से लेकर यदि 800 तक की जनसंख्या है तो एक आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर खोल सकते हैं। ठीक है, फिर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र भी हमने देखे थे भाई। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अगर जनसंख्या 150 से लेकर 400 के मध्य हो तो वह एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ खोलने का जो है स्वीकृति प्रदान की जाएगी। वहीं पर आदिवासी क्षेत्र या जिसको हम कहते हैं दुर्गम क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ की जनसंख्या यदि 150 से लेकर 300 तक है तो एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर भी खोलने को स्वीकृति की जाती है। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या आप देख पाएंगे इस प्रकार। कुल संचालित आंगनबाड़ी केंद्र 46,140 और कुल स्वीकृत प्रदान आंगनबाड़ी केंद्र 46,660 अभी देखने को मिलेगी। फिर कुल संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्र 5,654, कुल स्वीकृत मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कितना है? 5,814। ये आपको याद रखनी थी। 220 बाल विकास परियोजना में 84 ग्रामीण क्षेत्र, 15 शहरी क्षेत्र और 121 आदिवासी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आंगनबाड़ी केंद्रों की क्या है? संख्या है। ठीक है, तो पिछले क्लास में ये बातें हुई थी हमारी
और आज की क्लास में आगे जो भी है वो हम बातें करेंगे। जैसे आप देख पाएंगे आगे क्या क्या है, ये सारी बातें। आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधाएं क्या क्या है, आंगनबाड़ी के लाभार्थी कौन कौन है, ठीक है, ये सारी बातें करेंगे। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, सहायिका, पर्यवेक्षक के दायित्व क्या है, ठीक है, ये सारी बातें होंगी। चलिए तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सुविधाएं क्या है, फिर लाभार्थी, फिर जो सेवा, फिर क्या कहेंगे उनके कार्य दायित्व। चलिए तो क्लास को, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 5। आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध होती हैं, ठीक है, क्या क्या वहां होना चाहिए, ठीक है। सुविधाएं या बोल सकते हैं विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं। एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र होने की विशेषताएं, ठीक है, एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र होने की विशेषताएं या यहाँ पर उपलब्ध सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये आपको जानना है। तो आज की क्लास में यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात ये है कि तो भाई साहब, पहली बात तो ये कि भवन तो होनी चाहिए भाई बिना भवन के तो आप, ठीक है, क्या होना चाहिए, भवन। और याद रखिए भवन कम से कम 63 मीटर स्क्वायर या जिसे हम कहते हैं 650 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए, से कम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ये आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी भवन की विशेषताएं हैं। अगर भवन है तो बरामदा भी होनी चाहिए वहां पर, ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, बरामदा, याद रखेंगे। और बरामदा लगभग 6x1.5 वर्ग मीटर एवं बाधा मुक्त, क्या होनी चाहिए भाई, बाधा मुक्त। बाधा मुक्त कहने का मतलब है कोई डिस्टरबेंस ना हो, बरामदे में कोई डिस्टरबेंस ना हो। भवन होना चाहिए और भवन के साथ बरामदा तो जरूरी है। साथ ही साथ खेल मैदान होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, खेल मैदान, बच्चों को खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान होने चाहिए। और खेल मैदान है, खेल मैदान है तो जाहिर सी बात है खेल मैदान के साथ खेल सामग्री भी होनी चाहिए। तो खेल मैदान किस लिए बनाया जाता है भाई, खेल सामग्री होनी चाहिए। और खेल सामग्री जो है देखने को मिले, बाल हितैषी खिलौना होना चाहिए, बाल हितैषी खिलौना। और बाल हितैषी खिलौना का मतलब क्या है भाई, ऐसा खिलौना जिनसे बच्चों को चोट ना लगे, उनके हित के लिए खिलौना होना चाहिए, ठीक है। जैसे बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, तो कोई नुकीला चीज़ या कोई ऐसा चीज़ जिससे बच्चों को चोट लगे, ठीक है, तो ऐसा खिलौना नहीं होना चाहिए, बाल हितैषी खिलौना होनी चाहिए। खेल सामग्री, बाल हितैषी खिलौना, ठीक है, खेल मैदान, ये सारी सुविधा वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। चलिए, साफ सफाई, साफ सफाई, जल की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था एवं
क्या है भाई, स्वच्छता आदि। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस स्थान पर आंगनबाड़ी होंगे वहाँ तो साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से रोज जो है आप देखने को मिलेगा आपके आसपास अगर आंगनबाड़ी केंद्र है तो आंगनबाड़ी जो है सहायिका ये साफ सफाई करवाती है, करती है, जल ये लाती है, स्वच्छता का ध्यान रखती है। कहने का मतलब है जहाँ ये आंगनबाड़ी केंद्र है उसके आसपास है उसके अंदर पूरी तरह से साफ सफाई होने की, एक जो है शुद्ध जल यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए, शुद्ध जल होनी चाहिए, याद रखेंगे। और क्या होनी चाहिए भाई, चलिए साफ रसोई घर होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, साफ सुथरा साफ सुथरा रसोई घर, रसोई घर कहने का मतलब है किचन, किचन। ठीक है, एवं साथ में स्टोर रूम, एवं स्टोर रूम, क्या भाई, एवं स्टोर रूम होनी चाहिए। एक आदर्श बोल सकते आंगनबाड़ी की विशेषताएं हैं। फिर साथ ही साथ बाल हितैषी शौचालय, बाल हितैषी शौचालय होनी चाहिए। ठीक है, और कम से कम 2 शौचालय, कितने, 2 शौचालय। ठीक है, कम से कम 2 शौचालय जो कि 2x3 वर्ग मीटर की होनी चाहिए, 2x3 वर्ग मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये जो आप शौचालय जो है रसोई घर और स्टोर रूम देख रहे हैं वो लगभग 26x3 वर्ग मीटर की होनी चाहिए। चलिए, मजबूत खिड़की दरवाजे होने चाहिए, क्या होने चाहिए भाई, मजबूत खिड़की दरवाजे होने चाहिए। विद्युत कनेक्शन भी जरूरी है, विद्युत सुविधा, विद्युत सुविधा। फिर और बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे टेबल है, मैं यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए ठीक है ऐसे ही लिख देता हूँ, आप समझ जाइए, मैं बता भी दूंगा। ये नॉर्मल सी बातें हैं, क्या क्या होनी चाहिए, कुर्सी है, टेबल है, ठीक है, बिस्तर है, झाड़ू आदि। ठीक है, झाड़ू आदि। अरे झाड़ू होगा तभी तो साफ सफाई करेंगे भाई, कि नहीं करेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं, जाके देखेंगे। ठीक है, तो वो सभी आपको देखने को मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्र के दीवारों पर जो है बच्चों के लिए 1 2 3 ABCD या कोई चित्र बना के वहाँ उसको समझाने की जो है, ठीक है, वो जो बोल सकते हैं पिक्चराइजेशन, बोल सकते हैं दीवारों पर पिक्चराइजेशन, कि बच्चे उनको देखकर, भाई जाहिर सी बात है बच्चे जाएंगे तो देखिए बच्चे क्या है स्टार्टिंग में जो देखते हैं वही सीखते हैं। ठीक है, जो देखते हैं जो सुनते हैं वही उनके दिमाग में फिट होता है, वही सीखते हैं। तो वहाँ क्या है जैसे ही जाएंगे तो बच्चे क्या है पहचानेंगे कि भाई ये है। ठीक है, जैसे ये हाथी का चित्र है, ये शेर का चित्र है, ये भालू का चित्र है, ये बकरी, ये भेड़ का चित्र है, ये एप्पल है, ये जो है ये आपका बॉल है। इस प्रकार से सभी चीज़ें आपको जो है पिक्चराइजेशन के तौर पर बोर्ड में, कहने के बाद दीवार में
क्या होनी चाहिए, जो है चित्रता ढंग से रखनी चाहिए, ठीक है, चित्र ढंग से वहाँ पर बनानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगा। तो भवन होनी चाहिए, बरामदा होनी चाहिए, खेल मैदान होना चाहिए, खेल मैदान है तो खेल सामग्री जरूरी है, और बाल हितैषी खिलौना होना चाहिए जिससे चोट ना लगे, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, जल एवं स्वच्छता आदि का ध्यान रखें, साफ सुथरा रसोई घर, स्टोर रूम होनी चाहिए, बाल हितैषी शौचालय होनी चाहिए, मजबूत खिड़की दरवाजा, विद्युत कनेक्शन, कुर्सी टेबल बिस्तर झाड़ू वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये सारी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। ये एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र की विशेषताएं हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपके जो है घर को अगर मैं बोलूँ आदर्श घर, तो आपके आदर्श घर की विशेषताएं क्या होगी कि भाई आपके घर भी सभी चीज़ उपलब्ध होते हैं, कि भाई आपने कहा कि भाई 2 BHK घर है, ठीक है, 2 BHK का क्या है आपका घर है, तो उसको अच्छे से साफ सफाई करते हैं, ठीक है, रोज पोछा ओछा लगाते हैं, फिर एक जिस जगह अलमारी होना चाहिए उस जगह अलमारी रहता है, ठीक है, जिस जगह टीवी रहना चाहिए उस जगह टीवी रहता है, जिस जगह फ्रिज रहना चाहिए उस जगह फ्रिज आप रखते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, शुद्ध जल पीते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है जैसे आपके घर के लिए जो सुख सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एक आदर्श घर, उसी प्रकार से एक आंगनबाड़ी केंद्र को अगर आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र की विशेषताएं की बात की जाए तो इनमें ये सारी गुण होनी चाहिए, और भी बहुत सारे गुण हैं जो होनी चाहिए। जो बालक के लिए कहने का मतलब है, ठीक है, बच्चे के लिए, शिशुवती माताएं के लिए, गर्भवती महिलाएं के लिए, किशोरी बालिका के लिए, ये सारी सभी के लिए ये सुख सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर है बातें। तो आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधाएं या विशेषताएं बोल सकते हैं, ये चीज़ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, हितग्राही की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राही कौन होते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राही, या जिसे हम बोल सकते हैं लाभार्थी, आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राही या लाभार्थी। तो लाभार्थी या हितग्राही एक ही मतलब है, जो लाभ प्राप्त करता है वो लाभार्थी है, जिनके हित में कार्य होता है वो हितग्राही है, मतलब एक ही है। तो वो कौन कौन से होते हैं वो आप जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं यहाँ बता भी दूंगा। एक तो आप जानते हैं शिशुवती माताएं, गर्भवती माताएं, ठीक है, क्या है भाई, गर्भवती माताएं या महिलाएं, दूसरा आपका शिशुवती जिनके बच्चे हैं, शिशुवती माताएं, या जिसे वो धात्री माता कहते हैं, धात्री माता कहते हैं, याद रखेंगे। एक है आपका 0 से 6 वर्ष तक के, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, किशोरी बालिका, जिनकी उम्र लगभग 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के मध्य हो। फिर महिलाएं जिनकी उम्र 15 वर्ष से 45 वर्ष हो। कितना हो? 15 वर्ष से 45 वर्ष, ठीक है। तो 15 से 18 के बीच हो गए तो वो किशोरी में गिनती आएगा, और जैसे वो 18 से ऊपर हो जाए तो वो महिलाएं में गिनती आएगा, ठीक है। चलिए
तो याद रखेंगे ये सारी बातें। गर्भवती महिलाएं होंगी, शिशुवती माताएं होंगी, 0 से 6 वर्ष के बालक होंगे, कहने का मतलब बालक बालिका दोनों बच्चे होंगे, कहने का मतलब है 13 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के किशोरी बालिका, और महिलाएं जो 15 वर्ष से 45 वर्ष की उम्र रखती हैं। तो ये सभी चीज़ें याद रखेंगी। कभी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है निम्नलिखित में से, ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थी या हितग्राही इनमें से है। आपके ऑप्शन रहेंगे ए गर्भवती महिलाएं, ऑप्शन बी रहेंगे शिशुवती माताएं, ऑप्शन सी रहेंगे 0 से 6 वर्ष के बच्चे, डी रहेंगे उपरोक्त सभी, ई रहेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा कर इधर उधर करके आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही जो स्टेटमेंट को लेकर। ठीक है, चलिए क्लियर है बातें? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे। अब देखिए हम पढ़ चुके हैं बहुत सारी बातें। यहाँ पर जो मेन मुद्दा हमारा होगा अभी वो रहेगा आपका सेवाएं। ठीक है, क्या सेवाएं भाई? जो ICDS की हम सेवाएं देखे हैं, ठीक है, ICDS की जो 6 सेवाएं देखे हैं उसी सेवाओं को हम देखेंगे जो आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा क्या की जाती है, आपको मिलती है, संचालित की जाती है। ठीक है, तो ICDS की जो भी सेवाएं होंगी वही सेवाएं इनकी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए तो देखेंगे सेवाएं। क्या क्या सेवाएं भाई? तो आपको याद हो जानी चाहिए। एक तो सबसे फर्स्ट वैक्सीनेशन। ठीक है, स्वास्थ्य जांच या जिसके नाम मेडिकल चेकअप। ठीक है, कुछ संदर्भ सेवाएं हैं। संदर्भ सेवाएं पूरक पोषण आहार। पोषण आहार ये याद रखेंगे। स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा, और अंतिम में आप जानते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा या जिसे हम बोलते हैं शाला पूर्व शिक्षा। क्या बोलते हैं भाई? शाला पूर्व शिक्षा। चलिए, ये जो सेवाएं हैं वो किनको मिलेगी भाई? ये जो हितग्राही है, जो लाभार्थी हैं, उनको ये सेवाएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं वैक्सीनेशन। क्या देखेंगे? वैक्सीनेशन टीकाकरण।
वैक्सीनेशन में हम बात करेंगे, कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टीकाकरण या वैक्सीनेशन की जाती है, ठीक है, किन किन उम्र को लेकर, ठीक है, जैसे शिशुवती माता को लगती है, क्या गर्भवती महिलाएं को लगती है, क्या 0 से 6 वर्ष के बालक को लगते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे किसको किसको ये आपको देखने को मिलेगा। एक तो पहले 0 से 6 वर्ष के बच्चे या बालक, 0 से 6 वर्ष, बच्चे, इनको वैक्सीनेशन लगेगा। फिर गर्भवती महिलाएं, किनको भाई, गर्भवती महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं एवं शिशुवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, ठीक है। इन सभी को क्या लगते हैं, टीकाकरण लगता है, वैक्सीनेशन लगता है, याद रखेंगे। चलिए याद रखेंगे किशोरी बालिका को भी दी जाती है, किशोरी बालिका को भी दी जाती है। और किशोरी बालिका के लिए याद रखेंगे, इनके लिए जो भी मेडिकल के लिए आपको टीकाकरण होगा, वैक्सीनेशन होगा, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी। क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी। जहां पर केंद्र सरकार का भार 50% होगा, तो जो 50% बचा है वो राज्य सरकार का भार, जो राज्य सरकार द्वारा उठा जाएगी भार, याद रखेंगे, ठीक है। और किसके माध्यम से, देखिए ये टीकाकरण होगा तो आपके जो है ग्राम में एक तो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, अगर मिनी है तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, फिर साथ ही साथ उप स्वास्थ्य केंद्र भी होंगे, ठीक है। क्या है, उप स्वास्थ्य केंद्र, तो मेडिकल की टीम वहाँ रहेंगी। तो उप स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा जो वहाँ के नर्स हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलकर कौन काम करे, तो आंगनबाड़ी केंद्र में आपके जो है सहायिका है, ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र में क्या है, कार्यकर्ता है, सहायिका है, और साथ में एक मेडिकल की टीम जो उप स्वास्थ्य केंद्र में आपको देखने को मिलती है। तो उप स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से ये क्या करेगा, वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। किशोरी बालिका भी एक कर लीजिए। अब इसका याद रखिए, इसका उद्देश्य क्या है भाई, इस टीकाकरण का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य साफ है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। क्या करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करना है, विकसित करना, ठीक है। इसमें किस किस के टीका अगर देखा जाए, या वैक्सीन या टीका किसका किसका लगता है, तो याद रखेंगे यहाँ पर पोलियो का टीका लगता है, बच्चों को याद देखिए पोलियो का टीका लगता है, ठीक है। टिटनेस का टीका लगता है, जब लोहे वगैरह में अगर कट जाते हैं तो वह घाव न बन जाए, इसे टिटनेस का टीका लगता है, ठीक है। बच्चों को खसरा का टीका लगता है, ठीक है। काली खांसी का टीका लगता है, काली खांसी। देखिए अगर आप ये पूरी देखना चाहते हैं, ठीक है,
ये जितने भी टीका के बारे में या बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे बायोलॉजी की क्लास में जाएंगे, ठीक है। और बायोलॉजी की क्लास में जाके देखेंगे पोलियो ठीक है किस प्रकार से होता है, ठीक है, और किसके कारण होता है, टिटनेस, खसरा आदि बीमारियों के बारे में वहाँ विस्तृत से जानकारी दिया हूँ। यहाँ पर सिर्फ हम टीका का नाम देखेंगे कि किस किस का टीका लगता है, वो वहाँ पर यहाँ पर विस्तृत जानकारी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 2 मिनट वेट करिए, 2 मिनट, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पोलियो, टिटनीस का, खसरा, काली खांसी, ठीक है, गलघोटू, टीवी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, क्या है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, चलिए, आदि के यहाँ पर टीका देखने को मिलता है, लगाए जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए, अब देखिए टीका लगाएंगे तो जाहिर सी बात है किनको लगाएंगे, जैसे कि मैंने कहा 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, किशोरी बालिका, इनको लगता है। याद रखेंगे टीकाकरण माह में 1 दिन, याद रखिएगा टीकाकरण माह में 1 दिन, वो दिन चुन लिया जाता है, ये सोमवार का दिन होता है या गुरुवार का दिन, ये बोलने के लिए बस, कहने का मतलब है सोमवार का दिन है या गुरुवार का दिन है, ठीक है। तो महीने में किसी एक दिन जो भी उनकी मर्जी लगे, मेडिकल टीम की मर्जी लगे, ठीक है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र पर, ठीक है, लोगों को 1 दिन पहले बता दिया जाता है, ठीक है, कि भाई इस दिन, इस तारीख को, इस दिन क्या होगा, टीकाकरण लगेंगे महिलाओं को, या कोतवाल की जो है माध्यम से या किसी के माध्यम से, ठीक है। भाई गांव में तो नोटिस बोर्ड नहीं है कि भाई नोटिस बोर्ड लगाए, कॉलेज के जैसे नोटिस बोर्ड लगा दिए, चिपका दिए कि भाई ये दिन ये होगा तो ये हम ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। तो गांव में क्या होता है, कोतवाल के जरिए, ठीक है, ये बताया जाता है कि किस दिन क्या होगा, ग्राम में जो भी कार्य होंगे, जो भी कार्य होता है, और वो कार्य वहाँ की जनता से संबंधित है, चाहे ग्राम पंचायत की सभा हो, ठीक है, या गांव में कोई कार्य हो रहा है और उस कार्य में जनता का क्या हो, ठीक है, वो जनता वहाँ से जुड़े हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि वहाँ के कोतवाल द्वारा क्या किया जाता है, ये बताया जाता है कि टीका लगेगा, ठीक है, या वहाँ के जो है, जो सहायिका है, जैसे अगर आंगनबाड़ी है तो आंगनबाड़ी की सहायिका है, ठीक है, तो आंगनबाड़ी की सहायिका के द्वारा जाके वहाँ पर बताई जाती है कि भाई इस दिन टीका लगे, जो महिलाएं आ रही है उनको बता देते हैं कि भाई इस दिन टीका लगेगा, ठीक है। घर में जा के बता देते हैं, 2-4 को, वो सभी को बता देते हैं। और वैसे भी गांव में क्या है, 1-2 निकलते हैं घर से तो समझ जाते हैं कि आज टीकाकरण है, ठीक है। या हम 1 दिन बोल दिए, हो सकता है किसी दिन जो है आज कोई महिलाएं उपस्थित नहीं हुई,
तो कल लगवा दीजिए, परसों लगवा दीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही दिन लगेगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर लगा रहे हैं, नहीं देखिए ज़रूरी नहीं कि हर महिला उसी तारीख उसी समय उसी दिन उपस्थित हो या हर बच्चे उसी समय उपस्थित हो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ अपने ही उप स्वास्थ्य केंद्र में ही या जो है वहीं पर जहाँ आप रहते हैं वहीं लगा, आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये भी नहीं कि चलिए कि टीकाकरण आप बाहर है तो ऐसा नहीं कि आप आएंगे और लगवाएंगे। ठीक है, सरकार ने सुविधा दिया है कि आपके पास जो कार्ड होनी चाहिए, ठीक है, ये कार्ड होती है ना आप, ठीक है, मैं बाद में उनको दिखाऊंगा। ठीक है, कार्ड होनी चाहिए और उस कार्ड में आपका पूरा डिटेल होना चाहिए और वो टीकाकरण जो भी पहले हुआ था उनका ब्यौरा होना चाहिए जो भी है। तो कहीं भी किसी उप स्वास्थ्य केंद्र और कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, आप जाके लगवा सकते हैं टीका। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी उप स्वास्थ्य केंद्र या आपकी आंगनबाड़ी से कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बोलने के लिए है टीकाकरण माह में एक दिन होता है या आपके यहाँ होता है, ऐसा नहीं, कहीं भी आप जाके करा सकते हैं, ये याद रखेंगे। चलिए, तो गुरुवार सोमवार ये बोलने का है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर किस किस का, जैसे हम देखें टीका की बात करें तो एक होता है आपका, एक टीका लगाया जाता है BCG का, BCG ठीक है, और ये तपेदिक की प्रतिरक्षा के लिए किसके लगाया जाता है, तपेदिक के लिए। ठीक है, तपेदिक से प्रतिरक्षा। देखिए ये जो मैंने वर्ड लिखा है रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। ठीक है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है, आपकी बॉडी जो है, ठीक है, जो आपके बॉडी में उपस्थित एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कहने का मतलब है आपके अंदर, ठीक है, जो एंटीबॉडी है वो बाहर के आने वाली जो है रोग है उनसे लड़ने मुकाबला करने का जो हिम्मत रखते हैं। ठीक है, तो उसी एंटीबॉडी को क्या करना है, विकसित करना। जैसे हमने अगर कोरोना, आप जो है 2 वर्ष हमारे अगर भारत में देखिए 2-2.5 वर्ष क्या चला है, लगातार कोरोना चला है। और कोरोना के समय ऐसा भी नहीं कि भाई जिसको हुआ हुआ, जिसको नहीं हुआ। ठीक है, जो नहीं हुआ तो हो सकता है उनके शरीर में जो ऐसे एंटीबॉडी थे, एंटीबॉडी बन गए थे, अच्छी तरीके से मजबूत थे, विकसित थे, जो कोरोना को झेल गए, तो कुछ दिन में ही 1-2 दिन में ठीक हो गए। ठीक है, कहीं सर्दी बुखार हल्का से हो गए। लेकिन जो जिनके शरीर में एंटीबॉडी कम है, कम विकसित है, ठीक है, तो उनका शरीर क्या है, बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो 8 दिन, 10 दिन, हफ्ते, 12 दिन तक ये क्या है, बेड में रहे और बाद में ठीक हुए। ठीक है, और कई ने तो फिर दम ही तोड़ दिया, क्योंकि वो क्षमता से क्या थे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता से ऊपर उठ गए थे। तो ऐसे में क्या है, आपने देखो होंगे कोरोना के टाइम में लोग क्या करते थे कि काढ़ा पीते थे, फिटनेस के लिए व्यायाम करते थे, जिम तो फिर बंद था उस समय। ठीक है, व्यायाम करते थे फिटनेस के लिए, ठीक है, एक्सरसाइज करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से काढ़ा पीते थे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें करते थे, किसके लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए, ताकि हम उस फलाने रोग से हम क्या कर सके, लड़ सके। ठीक है, तो कोरोना के लिए भी टीका आपको लगा था, 2-3 लगा है कि नहीं, लगा है ना अभी। ठीक है, 3 टीका तो लगा ही होगा, चौथा भले नहीं ले, बूस्टर डोज नहीं लगाए होंगे, लेकिन वो जो है लगा होगा। ठीक है, दूसरा 2 टीका आपको प्रॉपर लगा होगा। ठीक है, भले बूस्टर डोज नहीं लगवाए, कई लोग लगवा लिए, तो 2 से 3 टीका आपको लगा ही होगा। ठीक है, तो ये होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, तो देखिए महिलाओं में या बच्चों में या शिशुवती माताएं में, भाई जाहिर सी बात है, ठीक है, रोग ना हो महिलाओं को, ठीक है, बीमारी ना हो बच्चों को या शिशुवती माताओं को या उनके बच्चे को, ठीक है, कोई बीमारी नहीं हो, तो उसके पहले ही क्या किया जाता है, ऐसे टीके लगाए जाते हैं। बच्चों को पोलियो ड्रॉप भी पिलाई जाती है, पोलियो का टीका भी लगाया जाता है और पोलियो ड्रॉप भी पिलाई जाती है। ठीक है, खैर हमारे यहाँ तो अभी तक भारत में पोलियो मुक्त हो गया बहुत पहले से, फिर भी से आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है,
पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। और भाई साहब अमिताभ बच्चन एक बार आके बोल ही जाते हैं, जिस समय अगर आप पोलियो ड्रॉप जो है जिस समय पिलाना है, ठीक है, उसके 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा इनका, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का, कि भाई इस समय पोलियो ड्रॉप पिलाना है। होता है कि नहीं? चलिए, तो पोलियो मुक्त है हमारा भारत, ठीक है। तो पोलियो है, टिटनेस है, खसरा है, काली खांसी, ये आदि जो भी है, ठीक है, उनका सबका टीका लगता है बच्चों को, महिलाओं को, शिशुवती माताओं को, ठीक है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी विकसित करना, ताकि आप, ठीक है, रोग से लड़ सकें। क्या कर सकें? रोग से लड़ सकें आप, ठीक है, तो रोग आपको छू ना सकेंगे। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो इसके लिए टीका लगाई जाती है। पहले हम देखे थे पहले तो आता सॉरी, पहले अगर आप एडवर्टाइज में देखें तो DD1 में, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले DD1, अभी तो बहुत सारे जो है टीवी शो, बहुत सारे चैनल लगे। DD1 की बात है, उस समय बहुत सारे ऐसे विकलांग, ठीक है, जो पोलियो, जिन बच्चों को पोलियो था वे एकदम विकलांग टाइप के चलते थे, ठीक है, विकलांग ही एक तरह से पोलियो जो ग्रसित है, ठीक है, तो उस जिससे पैर को या हाथ को पोलियो ग्रसित हो गया है, तो अलग टाइप के वो दिखते थे, ठीक है, पूरी तरह से उनकी हड्डी बस दिखती थी, ठीक है। और यहाँ पर गले में जो बोलते हैं, ठीक है, गले में एक बहुत बड़ा इस प्रकार से, ठीक है, गोलनुमा संरचना होती थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि यदि आप नमक नहीं खाएंगे तो, ठीक है, या फिर नमक तेज खा देंगे तो उसकी वजह से ये होता है। तो ये सारी बातें आपको DD1 चैनल में आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। तो अभी ये नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे टीकाकरण हो गए, ठीक है, बहुत सारे टीका आ गए, तो पोलियो तो हम मुक्त ही हो गए पूरी तरह से, आप जानती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार लगातार ये बीमारी फैले ना, इसलिए टीका लगाते हैं। BCG तपेदिक की रक्षा के लिए बच्चों को लगता है। किसको लगता है? ये किसके लिए है? बच्चों को। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद, चलिए, आपका DPT देखने को मिलेगा, ठीक है, गलघोटू, काली खांसी, ठीक है, गलघोटू, काली खांसी, टिटनेस, ठीक है, आदि आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको देखने को मिलेगा 1 से जो है 1.5 माह तक के आयु के बच्चे, 1.5 माह के आयु के बच्चे, ये याद रखेंगे। पोलियो का टीका लगता है आपका, पोलियो ड्रॉप भी पिलाया जाता है, साथ ही पोलियो का टीका लगता है, ठीक है। आधा माह से 1-1 माह, ठीक है, आधा माह से 1-1 माह के अंतराल में, ठीक है। और इसका आखिरी खुराक याद रखेंगे 12 से 18 महीने बाद, ठीक है, इनका आखिरी खुराक 12 से 18 महीने बाद ये लगेगा, याद रखेंगे। फिर साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया खसरा का टीका, ठीक है, जन्म से, याद रखेंगे, जन्म के 9 से 12 महीने बाद, जन्म के बाद, ठीक है, 9 से 12 महीने बाद क्या लगेगा आपका? खसरा का टीका। टिटनेस का टीका, गर्भवती महिलाओं को, ठीक है, ये 2 टीके लगते हैं। कितने? टिटनेस का 2 टीका लगता है। फिर साथ ही साथ विटामिन की खुराक भी आपको देखने को मिलेगी,
टीका के साथ साथ विटामिन, ठीक है, विटामिन की खुराक, और विटामिन की खुराक बच्चे को 9 माह में प्रथम खुराक। ठीक है, प्रथम खुराक 9 माह में, याद रखेंगे। 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की उम्र की जो है 5 खुराक, 5 खुराक कब? 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के मध्य, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 6 वर्ष तक उम्र, 6 वर्ष तक एक एक खुराक, क्या है? विटामिन का खुराक आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये है कुछ टीकाकरण जो आप याद रख सकते हैं। किसका किसका लगता है याद रखेंगे, किसको किसको लगता है याद रखेंगे। तो वही है जो ICDS की जो सेवाएं हैं, वही क्या है? आंगनबाड़ी की सेवाएं हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। टीकाकरण हो गया, और टीकाकरण के बाद हम बात करेंगे किसकी? चलिए, स्वास्थ्य जांच, पूरक पोषण आहार। चलिए, पूरक पोषण आहार हम देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा दूसरे नंबर पर पूरक पोषण आहार। तो ये किसको किसको मिलता है? तो याद रखेंगे फिर वही बातें। एक मिनट है, पूरक पोषण आहार। एक तो आपको देखने को मिलेगा 6 माह, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं, एवं कौन है भाई? किशोरी बालिका, ठीक है। इनको क्या मिलता है? पूरक पोषण आहार मिलता है। और मैंने बताया था, ठीक है, पूरक पोषण आहार, ठीक है, जो आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलता है। दाल भात, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। आप जाके देखें, तो लिस्ट मैं दूंगा PDF में, आप याद कर लीजिए क्या क्या उसमें शामिल रहता है। चलिए, क्या क्या शामिल रहता है। चलिए, इसमें दिया है क्या कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं है, मिलता बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे आहार, क्या क्या आहार शामिल होते हैं। पूरक पोषण आहार में क्या क्या आहार शामिल होते हैं। चलिए,
तो रहेंगे रोटी, तो रहेंगे रोटी, दाल, सब्जी, फिर आपका पापड़, ठीक है। चलिए चावल, चावल तो लिखिए रोटी, दाल, सब्जी, चावल, पापड़, अचार, सलाद, गुड़ आदि शामिल, ठीक है। और रेडी टू ईट 75 ग्राम के आसपास रेडी टू ईट, रेडी टू ईट, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है पूरक पोषण आहार में, ठीक है। तो ये पूरक पोषण आहार में देखिए ये सारी महिलाओं के लिए खासकर, और जो है किशोरी बच्चे तो थोड़ा बहुत खाएंगे, खाती हैं थोड़ा बहुत खाएंगे, चलिए, लेकिन उसके लिए भी है रेडी टू ईट, क्योंकि दाल खा लेंगे, ठीक है। रोटी कहीं कहीं 3 वर्ष के बाद रोटी चावल शुरू हो जाता है, 2.5-3 वर्ष के बाद, तो ये भी खा लेंगे हम। चलिए, तो ये सारी चीज़ें, सारी सुविधा या सारी पूरक पोषण आहार देखने को मिलती है। चलिए, और इनका उद्देश्य क्या है भाई? ये पूरक पोषण आहार का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एकदम साफ है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि भाई ICDS के जो उद्देश्य है, कुपोषण में कमी, कुपोषण में क्या है, कमी लाना, अच्छे से खाएंगे नहीं तो, ठीक है, कुपोषण में कमी, कुपोषण दिखने को मिलेगा, तो कुपोषण में कमी, वजन, ठीक है, कम वजन, कम वजन वाले बच्चे में कमी लाना, बच्चे में क्या करना, कमी लाना, उनकी जो है वजन को बढ़ाना, पोषण द्वारा, याद रखेंगे, पोषण द्वारा शिशु एवं माता का स्वास्थ्य मजबूत करना, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए पूरक पोषण आहार इसलिए आप दिया जाता है ताकि कुपोषण में जो है कमी आ सके, बच्चे में लगा। देखिए ये इसलिए भी है कि मैंने कहा था कि भाई हर परिवार को, ठीक है, या हर जो है उस महिला को जो गर्भवती है, जो शिशुवती है, उनको प्रॉपर पोषण युक्त खाना नहीं मिलता, ठीक है। गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको पूरी तरह से, उन बच्चे को, उनको पूरी तरह से पोषण नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, उनके विकास वृद्धि के लिए नहीं मिलता, और ये कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और इसी से बचने के लिए, या कहने का मतलब इसमें, ठीक है, कमी लाने के लिए ICDS ने सेवा दी है, और वो सेवा आंगनबाड़ी के माध्यम से आपको दी जाती है ताकि कुपोषण में आ जाए कमी, ठीक है। कम वजन वाले बच्चे में की वजन में बढ़ोतरी हो। कुपोषण द्वारा शिशु और माताओं को, ठीक है, क्या होना चाहिए, शिशु और माताओं को कुपोषण द्वारा स्वास्थ्य मजबूत हो, ताकि यदि गर्भवती माताएं हैं तो बाद में दिक्कत न हो जो है उनकी डिलीवरी के समय। और इनसे एक चीज़ और है कि ऐसे जो है जन्म मृत्यु दर में भी कमी आएगी अगर पूरक पोषण आहार है इसमें, ठीक है। इससे जन्म मृत्यु दर में भी कमी आएगी जब आप क्या है अच्छे से खान पान करेंगे, अच्छे से रहन सहन करेंगे। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, तो उनके भी क्या है, ठीक है, जन्म और मृत्यु दर में क्या है कमी लाएगी, याद रखेंगे। क्लियर है बातें? तो पूरक पोषण आहार किनको किनको मिलता है ये याद रखेंगे, क्या क्या चीज़ें शामिल, और बहुत सारी चीज़ें शामिल है। हालांकि आप आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आते आते, ठीक है, ऊपर से आसमान से आता है कि आते आते जो अधिकारी वर्ग है बीच में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से गायब हो जाती हैं।
तो वो नहीं मिल पाता प्रॉपर। आपको रोटी सब्जी दाल चावल दे देंगे तो दे देंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा, पापड़ तो नाम भूल जाइए, अचार कहीं से भूल जाइए, ठीक है, सलाद तो और भूल जाइए। और अभी की स्थिति में तो भाई आपके घर में तो, ठीक है, टमाटर भी नहीं जो है ले रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा हाल है 200 रुपये किलो के आसपास, 180-200 रुपये किलो के आसपास टमाटर हो गया है, ठीक है। तो बहुत के घरों में तो जो है सलाद के रूप में आप टमाटर खाएंगे नहीं, तो वहाँ क्या देगा, ठीक है। तो ये सब भूल जाइए, सिर्फ रोटी दाल सब्जी चावल ही मिलता है, कहीं कहीं मिलता है वो अलग बात है, लेकिन प्रॉपर यही ग्राम जो स्तर है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि आते हैं बहुत सारे खाने के लिए, बहुत सारे आते हैं, लेकिन उतना वो नहीं मिल पाता, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो उद्देश्य क्या है ये समझिए, आहार क्या क्या मिलता है, किनको किनको मिलता है, ये याद रखिए। कुछ कुछ लिख लीजिए, जैसे यहाँ इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ। जैसे यदि हम देखें माह में, याद रखेंगे महीने में, माह में 25 दिन, ठीक है, 25 दिन पूरक पोषण आहार मिलेगा। माह में कितने, 25 दिन, ठीक है, क्या मिलेगा, पूरक पोषण आहार, पूरक पोषण आहार। इसका मतलब क्या छोड़कर, रविवार छोड़कर, क्या छोड़कर भाई, रविवार छोड़कर, और रविवार को, ठीक है, क्या है, छुट्टी रहता है, स्कूल का भी छुट्टी रहता है ना। अब भाई मिड डे मील का भी छुट्टी रहता है ना, मिड डे मील आप स्कूल में जाते हैं तो मिड डे मील में भी आपका छुट्टी है, उसी प्रकार रविवार को भी छुट्टी है। तो माह में 25 दिन याद रखेंगे, ठीक है, ये आपको मिलता है। वर्ष में याद रखेंगे, वर्ष में 300 दिन, 365 होते हैं टोटल, ठीक है, 365 दिन में 300 दिन आपको क्या मिलता है, पूरक पोषण आहार दी जाती है। चलिए, आहार में अगर आप देखेंगे तो पहली बातें मैं करूं तो एक तो 6 वर्ष से 6 माह, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, ठीक है, और सामान्य बच्चे मतलब क्या है, सामान्य बच्चे 6 माह से 6 वर्ष के सामान्य बच्चों को, ठीक है, 1 मिनट, चलिए, 300 कैलोरी, कितनी भाई, 300 कैलोरी ऊर्जा, 300 कैलोरी, ठीक है, ऊर्जा कहने का मतलब कोई खान पान एवं ऊर्जा हमें कब आती है भाई, कुछ खाते हैं तभी। 8 से 10 ग्राम क्या होनी चाहिए, प्रोटीन, क्या मिलनी चाहिए, प्रोटीन आपको देखने को मिलनी चाहिए। अगर वो बच्चा कुपोषित है, 6 माह से 6 वर्ष के, 6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चे, कुपोषण का शिकार है, ठीक है, जो एकदम क्या है, कुपोषण का शिकार है, जो एक्टिव नहीं है, उनके लिए कितनी, 600 कैलोरी, डबल बढ़ा दे रहे, कैलोरी कितनी, 600 कैलोरी ऊर्जा एवं 16 से 20 ग्राम प्रोटीन, एवं कितनी भाई, 16 से 20 ग्राम प्रोटीन, याद रखेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल। फिर 3rd नंबर में अगर देखें तो गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं या माताएं एवं, ठीक है, ये दोनों की, किशोरी बालिका कोई यहाँ पर नहीं, ठीक है, इनको मिलता है
500 कैलोरी ऊर्जा, 500 कैलोरी ऊर्जा एवं लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन, 20 से 25 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे किसके लिए, पूरक पोषण आहार में ये सारी डेटा थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो किनको किनको दिया जाता है, आहार क्या क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, कितने दिन में देते हैं, ठीक है, वर्ष में सामान्य बच्चों को कितना, ठीक है, 6 माह से 6 वर्ष के सामान्य बच्चों को कितना, 6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चों की कितना, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती महिलाओं को कितना। तो ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए, क्लियर है बातें। तो यहाँ पर 2 चीज़ हो चुकी है, पूरक पोषण आहार और आपके क्या है, टीकाकरण। अन्य हम देखेंगे। स्वास्थ्य जांच, हेल्थ चेकअप, 3rd नंबर की हम बातें करें, तीसरे नंबर में क्या आता है भाई, स्वास्थ्य जांच। ठीक है, हेल्थ चेकअप। अब हेल्थ चेकअप या मेडिकल चेकअप की बात करें तो ये देखिए, टीकाकरण के दिन ही स्वास्थ्य जांच होता है, याद रखिए, टीकाकरण के दिन ही की जाती है। ठीक है, टीकाकरण के दिन ही, ठीक है, क्या करते हैं, चेकअप या जांच, याद रखेंगे। पहली बातें, स्वास्थ्य जांच किसका किसका होता है, ये सभी का होगा। सभी का मतलब आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 0 से 6 वर्ष के बच्चे का स्वास्थ्य जांच होगा। साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं एवं किशोरी बालिका। ठीक है, तो आप जाएंगे तो ये सब का क्या होगा, स्वास्थ्य जांच होगा। ठीक है, चेकअप होगा कि भाई अब बीपी तो ठीक है, नॉर्मल है कि नहीं महिलाओं का, ठीक है, और पल्स क्या है, क्या चल रहा है। ठीक है, ये सभी जो है चीज़ें जांच होंगी। ठीक है, जो भी है जो इक्विपमेंट वहाँ होंगे। ठीक है, ब्लड टेस्ट वगैरह भी, ठीक है, हो जाते हैं कि अगर कोई तबीयत खराब है तो हालांकि, ठीक है, आप उप स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे तो वो कर देंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र में जाके आप वहाँ दिखा सकते हैं, करा सकते हैं। ठीक है, तो 0 से 6 वर्ष की बच्चे, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं, किशोरी बालिका, इन सब का क्या होगा, स्वास्थ्य जांच होगा। और इस स्वास्थ्य जांच का उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य स्पष्ट है। उद्देश्य क्या है कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर क्या करना है, कमी करना है। ठीक है, स्वास्थ्य जांच किस लिए भी, मातृ और शिशु मृत्यु दर को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है, आप देखे होंगे, सुने होंगे कि डिलीवरी के समय या फिर माता का डेथ हो जाता है, या कभी शिशु का डेथ हो जाता है, या पैदा होने के बाद 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद शिशु का डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे दिक्कत ना आन पड़े कि इनका डेथ हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब है मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई पता तो चलेगा कि आप में है क्या चीज़। ठीक है, कहने का मतलब कोई बीमारी थोड़ी है,
कोई ऐसा प्रभाव थोड़ी है जिससे बच्चे को या माता को खतरा हो। ठीक है, किसी का प्रभाव, किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया, किसी का तो प्रभाव ऐसा थोड़ी है, किसी प्रकार की बीमारी थोड़ी है जिससे बच्चे को या माता को क्या हुआ, ठीक है, उनकी मृत्यु का खतरा हो। इसलिए हम बीच बीच में जब जो है गर्भवती महिलाएं होती है तो बीच बीच में हम क्या करते हैं, सोनोग्राफी भी कराते हैं। 3 महीने हो गया सोनोग्राफी, फिर 5 से 6 महीने में सोनोग्राफी, 7 महीने में, फिर 9वें महीने में सोनोग्राफी, 4 लगभग 3-4 हम क्या है सोनोग्राफी करा लेते हैं, ताकि बच्चे का, माता के, दोनों के स्वास्थ्य हम देख सकें। हालांकि यहाँ तो अब सोनोग्राफी की सुविधा नहीं होगी, ठीक है, सोनोग्राफी की सुविधा यहाँ पर इस स्तर पर आपको देखने को नहीं मिली। तो आप कहीं, ठीक है, इसके लिए भी सुविधा है, इसके लिए भी सुविधा क्या है, आप क्या है, ठीक है, सरकारी अस्पताल या जिला अस्पताल में आप जाके आप करा सकते हैं। किसी भी जिले से आप बिलोंग करते हैं वहाँ जाके आप जिला अस्पताल में आप क्या करते हैं, करा सकते हैं। ठीक है, कई जगह जिला अस्पताल में भी नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, सरकारी अस्पताल की बात करूं तो कई जिला अस्पताल में भी आपके सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, तो ये तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना, फिर प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर खर्च, ठीक है, फिर वहाँ पर आपको क्या होगा, खर्च होगा। तो दिक्कत है ये कि भाई गरीब तबके के महिलाएं, गरीब तबके के जो है लोग हैं, इसी कारणवश क्या नहीं करा पाते, सोनोग्राफी नहीं करा पाते। जनरली जो है जिला अस्पताल या सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं दी जाती। ठीक है, सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल में नॉर्मल ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है, दवाई गोली दे देंगे, ठीक है, बीपी वगैरह जांच कर दें, वजन चेक कर देंगे या कुछ कर दें, तो फिर उसके बाद ठीक है भाई आप जाओ, क्योंकि स्वास्थ्य जांच नहीं होगा। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ढंग से वहाँ पर आपको इलाज भी नहीं किया जाता। तो ये तो दिक्कत है फिर सरकारी अस्पताल। इसीलिए लोग जो है, ठीक है, चाहे अस्पताल हो चाहे स्कूल हो, दोनों तरफ क्या प्राइवेट में जो है लोग क्या हो रहे हैं, अग्रसर करे जाने के। ये सरकारी अस्पतालों का भी हाल वही है और सरकारी स्कूलों का भी हाल वही है। ठीक है, तो दिक्कत ही इसीलिए जो बोलते हैं ना कि जो सामान्य जनता को, कहने का मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली को, ठीक है, ये जो मेडिकल है, शिक्षा है, यही तो जड़ मजबूत करती है। किसी की भी बात करें, किसी की भी अगर बुनियादी की बात करें, तो जब तक आप, ठीक है, मेडिकल आपके पास आपकी सुविधा ना होगा, ठीक है, शिक्षा आपकी सुविधा ना होगा, ये दोनों सुविधा जो है आपकी जो है, ठीक है, आपको मजबूत बनाती है। आपके पास ये दोनों सुविधा है, ठीक है, तो आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, मजबूत बन सकते हैं हर फील्ड में, हर वजह, क्योंकि ये दोनों क्या है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पैसा वेस्ट करने वाली है। आपके जेब से बहुत ही ज़्यादा पैसा जाता है मेडिकल में, ठीक है, शिक्षा में, अगर वो प्राइवेट हो तो सरकारी में भी प्रॉपर ये सुविधा अगर दी जाती, अच्छे से सुविधा दी जाती, तो ये नौबत अभी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, हालांकि ये स्टार्ट हो गया है कई जगह, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हुआ है, कई जगह, बड़े जगहों में, अच्छे जगहों में क्या है, कई जो सरकारी अस्पताल में सुविधा हो चुका है, लेकिन बहुत सारे जगहों में ये सुविधा आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये पहले ठीक होगा तभी तो भी ये मातृ और शिशु मृत्यु दर कम होगा। चलिए, तो यहाँ टॉपिक पर आते हैं, उद्देश्य क्या है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में क्या करना, कमी लाना। चलिए, तो स्वास्थ्य जांच का उद्देश्य याद रखें। चलिए, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो गर्भवती महिलाएं का चेक किस प्रकार होता है, इधर तो नॉर्मल, सभी का नॉर्मल चेकअप होगा। ठीक है, कहने का मतलब है गर्भवती महिलाएं का चेकअप, गर्भवती महिलाएं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक तो चेकअप क्या होगा चौथे, ठीक है, अगर गर्भवती है चौथे, 7वें, 9वें माह, ठीक है, 9वें माह के पूर्व, ठीक है, चौथे, 7वें और 9वें माह के पूर्व ये चेकअप होगा। ठीक है, साथ ही साथ गर्भस्थ जो है जांच, गर्भस्थ जांच, बीपी, ठीक है, ब्लड टेस्ट, वजन टेस्ट, क्या भाई
बीपी ब्लड टेस्ट और क्या वजन टेस्ट। आयरन की गोली भी यहाँ पर देते हैं, आयरन की गोली यहाँ पर भी दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो है चेकअप होते हैं, चौथे सातवें माह पूर्व गर्भ की जांच, बीपी ब्लड टेस्ट, वजन, आयरन की गोली आदि स्वास्थ्य जांच में क्या है शामिल है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम चले तो तीसरे के बाद चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर में आपका आएगा स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा। ठीक है, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा। अब स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा किनको दी जाएगी भाई, किनको दी जाएगी? तो जाहिर सी बात है किनको दी जाएगी। ठीक है, एक तो गर्भवती महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, चलिए दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो फिर वही शिशुवती माताएं। ठीक है, शिशुवती माताओं को दी जाएगी। किशोरी बालिका, किशोरी बालिका एवं 15 से 45 वर्ष की महिलाएं आदि इसमें शामिल होगा। ठीक है, किसमें? स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा। ठीक है, और इसमें स्वास्थ्य एवं पोषाहार की शिक्षा, अब बोल सकते हैं शिक्षा बोल सकते हैं या सलाह बोल सकते हैं या जानकारी बोल सकते हैं। ठीक है, शिक्षा बोल सकते हैं, सलाह बोल सकते हैं या जानकारी बोल सकते हैं, वो दी जाएगी। ठीक है, किनको भाई? गर्भवती महिलाओं को, शिशुवती माताओं को, किशोरी बालिका को और 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को। बच्चे को तो देंगे नहीं। ठीक है, शिक्षा पोषाहार शिक्षा का मतलब ये है कि उन महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, शिशुवती माताओं को, जब गर्भवती महिलाएं हैं तो खान पान का किस प्रकार से ख्याल रखें। ठीक है, क्या क्या चीज़ खानी चाहिए शिशुवती माताओं को। ठीक है, बच्चे का ख्याल कैसे रखें, किशोरी बालिका को अपना ख्याल कैसे रखें। ठीक है, जो किशोरी बालिका है, जो 13 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र, ठीक है, उसके बीच वो अपना ख्याल कैसे रखे ताकि आने वाले भविष्य में वो भी माताएं बनेंगी। 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, ठीक है, इनको ये पूरा सलाह, शिक्षा या जानकारी दी जाती है इनके लिए। ठीक है, जैसे अगर देखें तो पहली बातें अगर करें बच्चों का देखभाल, अगर शिशुवती माताएं हैं तो बच्चों का देखभाल, और बच्चों का देखभाल कैसे करें इसकी सलाह दी जाती है। ठीक है, शिशु के भोजन की आदतें कैसे डालें या कैसे उनको, शिशु को भोजन कराएं। ठीक है, क्योंकि अब भोजन करने का अगर उनका उम्र हो गया है, 2-2.5 साल हो गए, तो किस प्रकार से उसको भोजन कराएं, तो वो यहाँ पर क्या की जाती है, जानकारी, सलाह दी जाती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, आप स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कैसे करेंगे ये भी उनको सलाह दी जाती है। संक्रमण से बचने की सलाह, संक्रमण से बचने की सलाह, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें परिवार नियोजन की सलाह, परिवार नियोजन
की सलाह, ठीक है, पर्यावरण की सफाई संबंधित जानकारी, सफाई संबंधी जानकारी आदि ये क्या की जाती हैं, सलाह दी जाती है। तो देखिए मैंने क्या कहा, आपके बच्चों की देखभाल की सलाह कि बच्चों को भाई कैसे देख रेख करना है, ठीक है, शिशु को भोजन कराने की आदि किस प्रकार से बनाया जाए, आदतें कैसे लाएं, ठीक है, लगातार वो भोजन करने का उनका उम्र हो गया है तो उनको लगातार भोजन दीजिए, अच्छे पौष्टिक आहार दीजिए और कैसे आदि बनाया जाए वो किसकी सलाह। स्वास्थ्य सेवा को उपयोग आप किस ढंग से, किस बेहतरीन ढंग से करते हैं उसकी सलाह। बच्चों को किस प्रकार संक्रमण से बचाया जाए, जैसे बच्चे धूल मिट्टी में खेल जाते हैं या कहीं, ठीक है, कहीं हो जाता है सर्दी वर्दी लग जाता है, निमोनिया हो जाता है, तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, संक्रमण से बचने की सलाह। परिवार नियोजन की सलाह, आप सुने हो ना, कुछ स्लोगन आप सुने होंगे, 2 बच्चे ही सबसे अच्छे हैं, या हम 2 हमारे 2, ये आप सुने हैं ना, 2 बच्चे ही सबसे अच्छे या हम 2 हमारे 2, ऐसे ऐसे स्लोगन आपको देखने को मिलेगा। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जनसंख्या चीन से ऊपर जाने वाली है, ठीक है, ऑलरेडी हमारी जनसंख्या चीन से ऊपर जाने वाली, तो परिवार नियोजन की सलाह दी जाती है ताकि, ठीक है, इससे क्या बच्चे ज़्यादा ना हो, ठीक है, आप नसबंदी करा सकते हैं, पुरुष नसबंदी भी होता है, महिला नसबंदी होते हैं, लेकिन आजकल सिर्फ महिलाएं नसबंदी कराती हैं। आप सुने होंगे ट्यूबेक्टोमी या वेस्कोटोमी, ये होते हैं पुरुष नसबंदी, आपके महिला नसबंदी। मैंने बायोलॉजी में पढ़ाया हूँ, ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी जो है या जिसको और एक कहते हैं आपका, ठीक है, वेस्कोटोमी, ठीक है, वेस्कोटोमी आपके किसको, पुरुष नसबंदी है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, आपके महिला नसबंदी है, ठीक है, याद रखें। तो जो ट्यूबर को वो काट दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है, और जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब, अब क्या है वो जान सकते हैं बायोलॉजी में, जगह फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है जिससे, ठीक है, आप, ठीक है, वहाँ का मार्ग बीच में रोक दिया जाता है, याद रखें। और वेस्कोटोमी, ठीक है, पुरुषों में होता है, तो ये सारी बातें आप बायोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी, वेस्कोटोमी, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी। तो मैंने क्या कहा, पुरुष जो है, ठीक है, उनको लगता है कि भाई सिर्फ महिलाओं को कराना चाहिए, ठीक है, पुरुष को नहीं कराना चाहिए, होता दोनों का है। तो खैर यहाँ पर सिर्फ महिलाएं कराती हैं, पुरुष बहुत कम मात्रा में या न के बराबर कराते हैं, ठीक है। तो परिवार नियोजन दोनों तरफ से होता है, महिलाएं भी करा सकती, पुरुष भी करा सकती हैं, ठीक है। चलिए, पर्यावरण की देखभाल, साफ सफाई करना जरूरी है, क्योंकि भाई पर्यावरण के अंतर्गत ही आप रह रहे हैं, ठीक है। आप किससे घिरे हुए हैं, पर्यावरण से घिरे हुए हैं। जब पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, ठीक है, पर्यावरण साफ सफाई नहीं होगा, तो आप भी क्या है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, आपकी ही साफ सफाई में ही जो है ज़रूरी है कि आप अपने ही साफ सफाई रखें, आपके आसपास के घर का भी ख्याल रखें, ठीक है, आसपास गड्ढा है उसको भर दीजिए, मच्छर पनपे ना, ठीक है, आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है। पर्यावरण का देखभाल करेंगे तो खुद अपना ही देखभाल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का भी वो सलाह दी जाती है। तो बच्चों के लिए शिशु के भोजन कैसे कराएं, स्वास्थ्य और बहुत सारी सलाह है, ठीक है, जो आपको दी जाती है इसके लिए। चलिए, तो स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा याद रखेंगे। चलिए, एक होता है आपका अनौपचारिक शिक्षा, 5वें नंबर पर हम बात करें तो क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या जिसे हम कहते हैं शाला पूर्व शिक्षा, शाला पूर्व शिक्षा, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा या शाला पूर्व शिक्षा है क्या चीज भाई, ये ऐसे शिक्षा है
जो बच्चों को दी जाती हैं शाला जाने से पूर्व, विद्यालय जाने से पूर्व। ठीक है, तो ये किन किन बच्चों को दी जाती हैं, किन उम्र के बच्चों को? तो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चे। ठीक है, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चे को क्या की जाती है? शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या है? शाला पूर्व शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बच्चे का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत हो। बच्चे जो है, ठीक है, किसके? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, ठीक है, विकसित हो। क्या हो? विकसित हो, उनका विकास हो। ठीक है, अब देखिए बच्चे क्या है, जो देखते हैं, मैंने कहा जो देखते हैं, जो सुनते हैं। ठीक है, जैसे आप हरकत करेंगे वैसे ही वो क्या करते हैं भाई? ठीक है, पूरा कॉपी कर लेते, कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ना बच्चे, और बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। किसी को देख के बोलेंगे ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वैसे ही जो है पूछते हैं। तो बच्चों को शिक्षा शारीरिक रूप मजबूत बनाती है, मानसिक रूप से, जो मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाती है। उनका झिझक निकलता है। ठीक है, आप कहेंगे भाई, आप देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं कि स्टेज में जाके परफॉर्म करिए, नहीं होगा। अरे स्टेज में क्या, क्लासरूम के, ठीक है, क्लास में है, ठीक है, और क्लासरूम फ्रंट में जाइए, फ्रंट में जाके आप कुछ लिख के आइए, नहीं होगा, क्योंकि उनका झिझक छूटा नहीं है। ठीक है, झिझक ही है। तो ये जो झिझक है वो किस प्रकार से छूटे, या फिर हम बड़ों का किस प्रकार से आदर करें। ठीक है, फिर साथ में कौन जो है पापा है, कौन मम्मी है, कौन मामा है, मामी है, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है। ठीक है, इनके नाम क्या क्या है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़ें उनके जो है मन में, बुद्धि में ये डाल दिया जाता है पहले से। ठीक है, उनको सिखाया जाता है। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से ये विकसित हो और परिपक्व होके वो क्या करे? शाला जाए, स्कूल जाए। ठीक है, और आगे की शिक्षा फिर टीचर देंगे, जाहिर सी बात है। चलिए, साथ ही सर बच्चों को प्राकृतिक शिक्षा, जैसे कि मैंने क्या कहा, आंगनबाड़ी में आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा वाल में, दीवार में लिखा होगा भाई ये शेर का चित्र है, ये हाथी का चित्र है, ये भालू है, ये भेड़ है, ये बकरी है, मुर्गी है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा रहता है। ये एप्पल है, ठीक है, ये क्या है, ये अंगूर है, ये अनानास है। इस प्रकार से चित्र बना के समझाया जाता है, ताकि मतलब जो भी चीज़ देखते हैं उनके मन फिट हो जाता है, तो उनको याद हो जाता है जल्दी। तो प्रकृति का ज्ञान कराना चाहिए। ठीक है, बच्चों को, ठीक है, बड़ों का किस प्रकार से आदर सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार से उनको, ठीक है, किस प्रकार से उनको मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, इस प्रकार से उनको सिखाना चाहिए। तो ये समझ गए ना, अनौपचारिक शिक्षा या शाला पूर्व शिक्षा, बस बच्चे को शाला जाने से पूर्व, ठीक है, अपने तरीके से शिक्षित करने चाहिए, ये है। चलिए, चलिए, एक होता है, यहीं पर मैं बात कर लेते हूँ, जिसको कहते हैं संदर्भ सेवाएं, परामर्श सेवाएं, परामर्श सेवाएं। ठीक है, रेफरल सर्विस। देखिए, ये जो परामर्श सेवाएं हैं या रेफरल सर्विस है, ये है क्या चीज़? देखिए, कभी आप चेक कराए जाते हैं, जांच कराने जाते हैं, तो आपको कुछ ऐसे बीमारी निकल जाती हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र में वो सुख सुविधा नहीं है। तो जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो सुख सुविधा नहीं है, तो आप क्या करते हैं? ठीक है, वहाँ क्या किया जाता है? रेफ़र किया जाता है। क्या किया जाता है? रेफ़र किया जाता है कि भाई आपके नज़दीकी उप स्वास्थ्य केंद्र में आपको रेफ़र करेगा कि यहाँ इलाज होगा। अगर उप स्वास्थ्य केंद्र में वो इलाज नहीं है संभव, तो आपके जो निजी जो आपके आसपास जिला अस्पताल है या कोई सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ रेफ़र किया जाता है।
ठीक है, क्या है, सरकारी हॉस्पिटल में ही रेफ़र किया जाएगा। तो पर्ची बनाई जाएगी आपके नाम से, ठीक है, 3 कॉपी रहेंगे, 1 कॉपी आपका आंगनबाड़ी केंद्र रखता है, 1 कॉपी आप रखेंगे और तीसरा कॉपी आप जहां जा रहे हैं वहां देंगे। तो परामर्श सेवाएं कहने का मतलब है, ठीक है, यहाँ उनको, ठीक है, रेफर किया जाएगा, रेफरल सर्विस जिसको बोलते हैं, वो दूसरे जगह भेजते हैं, यहाँ इलाज मुमकिन नहीं है ऐसा करके, तो ये कहलाते हैं परामर्श सेवाएं, याद रखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो 6 सेवाएं हम बात कर रहे थे, वो 6 की 6 सेवाएं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो बस आपको ये नाम याद करना, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई, बातें क्लियर है। चलिए बातें क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे हम देखेंगे जो बच गया है, क्या भाई हमारे पास क्या बच गया है, एक तो बच गया है हमारे पास कौन सा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर्यवेक्षक, ठीक है, और इनकी जो है सहायिका है, इनकी क्या है कार्य या दायित्व, किस प्रकार से ये कार्य अपना दायित्व निभाते हैं, क्या क्या इनका कार्य रहता है, ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं करेंगे, क्योंकि आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए आज है 5th क्लास था, 5वां क्लास था, 6ठे क्लास में, और 6ठा क्लास अगर आंगनबाड़ी से रिलेटेड अंतिम क्लास होगा। और उसके बाद आपका क्या बच जाता है अगर देखें तो, जस्ट 1 मिनट, कल आंगनबाड़ी से रिलेटेड कार्य होंगे, कहने का मतलब बातें होंगी, और जैसे भी ये आंगनबाड़ी की बातें ख़त्म होती है वैसे हम क्या देखेंगे भाई, आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, थोड़ा सिलेबस देख के पढ़ेंगे, ठीक है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है वो आप देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य दायित्व, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 पूर्व में नाम एकीकृत बाल विकास सेवाएं हो चुकी हैं। आंगनबाड़ी की सेवाएं, उद्देश्य, हितग्राहियों का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक के दायित्व ये अभी होगा, ठीक है। आंगनबाड़ी की केंद्र की स्वीकृति की मापदंड ये होंगे। सेवाएं अभी देखिए 6 सेवाएं ये देख चुके हैं, 6 सेवाएं भाई, ठीक है, 6 सेवाएं अभी देखे हैं, ठीक है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 देखें, उद्देश्य देखें, हितग्राहियों का चयन देखें, हितग्राही कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा शिशुवती माताएं, गर्भवती महिलाएं, ठीक है, किशोरी बालिका, 0 से 6 वर्ष के बच्चे और 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, ये क्या होते हैं भाई, ये हितग्राही होते हैं, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्य ये हो गया। फिर पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, इसमें गर्भावस्था, प्रसव के दौरान शिशुवती माता एवं शिशु के देखभाल तथा स्तनपान भी शामिल है, ठीक है। कुछ और यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुपोषण वृद्धि, कुपोषण क्या है, वृद्धि निगरानी क्या है, वजन त्योहार क्या है, शिशु मृत्यु जो है मातृ मृत्यु दर हम देखेंगे, टीकाकरण, ठीक है, जैसे ही देख लिए वही टीकाकरण है, बच्चों को होने वाली बीमारी, पोषक तत्वों में, ठीक है, कमी के कारण होने वाली बीमारी, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे 3-4 क्लास में हम देखेंगे, लगभग ये 4 क्लास होगा। और उसके बाद ये कुछ जो है योजनाएँ हम देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा चलता रहेगा भाई, क्या चलता रहेगा, महिला सुपरवाइजर या महिला पर्यवेक्षक की क्लास। तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, फिर बातें होगी, और बातें होगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं जो है सहायिका एवं पर्यवेक्षक की कार्य एवं दायित्व। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद।